जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल आपकी जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं पिछले 10 महीने में, उनको हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा और इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे 10 महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, शुरू से आखिरी के लिए चलेंगे। सबसे पहला त्रिपुरा। त्रिपुरा काफी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? त्रिपुरा अभी हाल फिलहाल में डिक्लेयर कर दिया गया है फुल्ली लिटरेट स्टेट, है ना। तो फुल्ली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर होने वाला त्रिपुरा तीसरा राज्य हो चुका है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, उल्लास स्कीम है, उल्लास न्यू शिक्षा संकेत्र कार्यक्रम, है ना। तो आपका त्रिपुरा तीसरा स्टेट बन चुका है गोवा और मिजोरम के बाद। सबसे पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट उल्लास स्कीम के तहत मिजोरम बना, उसके बाद गोवा और फिर उसके बाद आपका बना त्रिपुरा। ठीक है, और जो वो आपका 30 मई को चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने गोवा को फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर किया था, है ना। और हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत इंडिया को 2030 तक फुल्ली लिटरेट रखने के लिए कार्यक्रम बनाया गया कि भैया इंडिया को फुल्ली लिटरेट कर दिया जाएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंडिया में फुल्ली लिटरेसी का टारगेट कब तक है? 2030 तक है। ठीक है, और गोवा भी फुल्ली लिटरेट हो चुका है त्रिपुरा के अलावा, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा मिजोरम भी हो चुका है। मिजोरम के जो सीएम है लाल दुओमा, इन्होंने इसको फुल्ली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया है ना। देखो, अगर हम बात करें त्रिपुरा की, गोवा की या फिर मिजोरम की, तो ये उल्लास स्कीम के तहत है ना। उल्लास स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर चलती है। कोई भी स्टेट अगर 95% या उससे ज्यादा लिटरेसी गेन कर लेता है तो फुल्ली लिटरेट कहलाता है इस स्कीम के तहत। ठीक है, ठीक। सेंसस के अकॉर्डिंग देखो, गोवा में लिटरेसी रेट वॉज 88.7, है ना। मेल लिटरेसी 92.81 और फीमेल 84.66 थी, जो कि बढ़कर अभी रिसेंटली 95 प्लस हो गई है, जिसके चलते गोवा को फुल्ली लिटरेट बोल दिया गया है। ठीक है, और मिजोरम जो है इंडिया का फुल फ्लेज स्टेट बना था 1987 में, और तब से अब तक देखा जाए तो उसकी लिटरेसी 91.33 थी। कब? आपके 2011 के सेंसस से। लेकिन अभी रिसेंटली इसकी लिटरेसी चेक की गई तो 95+% पे है, तो इसीलिए ये फुल्ली डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसे ध्यान रखिएगा। लद्दाख बिकम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नॉट स्टेट टू डिक्लेयर फुल्ली लिटरेट, है ना। तो वो यूटी की बात करें, यूटी जो फुल्ली लिटरेट हो चुकी है वो कौन सी है? लद्दाख। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख आंसर आ जाता है। स्टेट की बात करेंगे तो आपका ये सारे आंसर आ जाएंगे, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलो, ये ऑपरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कब हुआ भैया? 7 मई को हुआ। ठीक है, और पाकिस्तान मतलब पंजाब के एरियाज में इन्होंने ये ऑपरेशन किया। पहलगाम टेररिस्ट अटैक को टारगेट किया। ऑपरेशन कंडक्ट टू रिटेलिएशन फ्रॉम द बारबरिक पहलगाम टेररिस्ट अटैक इन विच 25 इंडियन एंड 1 नेपाली सिटीजन वर मर्डर ऑन अप्रैल 2022। ठीक है, ठीक। और इसको क्लेम किया था द रेजिस्टेंस फ्रंट और लश्कर तैयबा ने, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने, ठीक है, विक्रम मिस्त्री के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को लीड किया और उसकी पूरी डिटेल बताई। इसमें हमने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के आतंकी जितने भी क्षेत्र थे उनको खत्म कर दिया और बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। तो ऑपरेशन सिंदूर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। पेपर में आने की काफी हाई पॉसिबिलिटीज है ना, तो इसे ध्यान रखना आप लोग। चलो, फिर आता है वफ, काफी न्यूज में रहा। ठीक है, वफ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हुआ, लोअर हाउस में, फिर अपर हाउस में पास हो गया, और मुसलमान वफ बिल को रिपील करता है ना। और इस बिल को लेके काफी ज्यादा विवाद में रहा, काफी चीजें विवाद में रही, तो इसे ध्यान रखिएगा वफ बिल के बारे में कि वफ बिल भी पास हो गया। ठीक है, चलो, महाकुंभ प्रयागराज में हुआ, है ना। थोड़ा सा ये ब्लर है, लेकिन आप मेरी बात को सुनते रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। महाकुंभ जो प्रयागराज में हुआ है ना, आपका
13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में, है ना, जितने भी कुंभ होते हैं, कुंभ 4 गंगा, है ना, 4 जगह होते, गंगा, आपका क्षिप्रा और गोदावरी, ठीक है, 3 नदियों पर होते हैं, गंगा, क्षिप्रा और गोदावरी पर। गंगा में हरिद्वार और प्रयागराज, क्षिप्रा में उज्जैन और गोदावरी में तुम्हारा नासिक। ठीक है, तो ये जो कुंभ है ये इस बार गंगा पे हुआ, गंगा यमुना के किनारे पर हुआ, और जहां पे सरस्वती इससे आके मिलती है, जो संगम स्थान है। ठीक है, ये महाकुंभ जो है 12 साल के बाद होता है ना। मान लो देखो, हरिद्वार में हुआ, प्रयागराज में हुआ, उज्जैन में हुआ और नासिक में हुआ। तो हरिद्वार में हुआ, उसके 3 साल बाद प्रयागराज में हुआ, फिर उज्जैन में हुआ, फिर उज्जैन के 3 साल बाद नासिक में, फिर अगले 3 साल के बाद हरिद्वार में, फिर 3 साल के बाद प्रयागराज में। तो दोबारा वहां पर कुंभ लौट के आने में 12 साल लग जाता है। तो इस वजह से ये 12 साल में एक जगह होता है, और ये 4 जगह होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है, महाकुंभ वॉज इनफॉर्मली inaugurated on January 13 on the day of पुष पूर्णिमा. The first शाही स्नान took place on 14 जनवरी on मकर संक्रांति, और दूसरा शाही स्नान जो हुआ 29 ऑफ जनवरी को, मौनी अमावस्या को, है ना, तो इसे याद रखिएगा। और तीसरा हुआ आपका बसंत पंचमी 3 फरवरी को। महाकुंभ जो है ये आपका मघी पूर्णिमा के बाद के साथ ही 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन कंक्लूड हो गया। तो कुंभ बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, और कुंभ में 66 करोड़ लोग आए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हो गया है जहां पर इतनी फुटफॉल हुए, है ना। कुंभ में काफी सारी चीजें अच्छी भी हुई, कुछ भगदड़ वगैरह भी मची, तो हमारे साथ इसकी अच्छी और बुरी सारी याद है, इसे ध्यान रखिएगा। इससे पूरे दुनिया भर में भारत का नाम हुआ, दुनिया भर से लोग कुंभ घूमने आए, तो भारत की टूरिज्म और कई तरह की अलग अलग एक्टिविटीज जनरेट हुई और रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कुंभ के बाद आते हैं अगले पर 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस, है ना। भैया क्लासिकल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी थी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, है ना। ये कब कब आई, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अभी क्या हुआ, हमारे पास ये थी कितनी, 3 3 6, हमारे पास 6 ऑलरेडी थी, 5 हमने और ऐड कर दी। टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस बेटा कितनी हो गई? 11। कौन कौन सी ऐड हुई है? मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी और बंगाली। तो ये आपकी 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हो गई है। कोई भी लैंग्वेज क्लासिकल कब होती है? जब वो 1000 साल से पुरानी हो। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है ना, और उसको बोले जाने वाला उसका एक अपना अलग कल्चरल हेरिटेज हो, तो इस वजह से इसको रखा गया है। ये सारी लैंग्वेज 1000 साल से ज्यादा पुरानी है, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ेंगे तो कोई भी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज कब होती है? ठीक है, जो जिसका 1500 से 2000 साल का इतिहास हो, है ना, उसमें एंशिएंट लिटरेचर और टेक्स्ट हो, ठीक है, और नॉलेज टेक्स्ट स्पेशली प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन टू पोएट्री, ये सब इसमें मिले हो। क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर कुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द करेंट फॉर्म ऑफ, कुड बी डिसकंटिन्यूड विद द लेटर फॉर्म ऑफ इट्स ऑफशूट्स। तो देखो यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज कब हो सकती है, ये आपको 3 पैरामीटर्स बताए गए हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, एक कमेटी होती है लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी अंडर साहित्य एकेडमी, जो मीट करती है और ये इसके क्राइटेरिया को रिवाइज करती है, बताती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और लिंग्विस्टिक एस्टिमेशन एक्सपर्ट कमेटी जो है ये इसके क्राइटेरियाज को बनाती है। ये क्राइटेरियाज हैं कि भाई हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर द पीरियड ऑफ 1500 टू 2000 ईयर्स। इतना साल पुराना अगर आपकी लैंग्वेज है तो आपकी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज बन सकती है। उसमें टेक्स्ट लिखे हों, है ना, तो ये इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, याद रखिएगा, पेपर में पूछे जा सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना हो तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, इसे याद रखिए। ठीक है, चलो कोप 29, है ना। कोप 29 ये इंटरनेशनल इशू है। UNFCCC ने कोप 29 की जो इस मीटिंग करी बाकू अजरबैजान में, है ना, नवंबर 2024 में, है ना।
तो याद रखिएगा कोप 29 की मीटिंग कहाँ हुई? बाकू अजरबैजान में। ठीक है, न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल यहाँ पर रखा गया। ठीक है, कमिटमेंट ऑफ ट्रिपल क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू USD 300 बिलियन एनुअली बाय 2035। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है उनको 3000 बिलियन का फंड देना 2035 तक। ठीक है, और 2002 कोप 29 फाइनलाइज द की मैकेनिज्म फॉर कार्बन मार्केटिंग अंडर पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट जो था बेटा आपका कोप 21 के तहत हुआ था पेरिस में 2015 में। कोप 21 कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। और कब हुआ था? 2015 में। और यहीं पे आया था पेरिस एग्रीमेंट। तो याद रखिएगा पेरिस एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पेरिस एग्रीमेंट को ही ये एक्सटेंड कर रहा है, इससे ध्यान रखिएगा। और पेरिस एग्रीमेंट को के अंदर बहुत सारी बातें आई थी क्योटो प्रोटोकॉल के बाद। जो हमारा आगे का बोल सकते हैं उसका प्रीडेसेसर जो सक्सेसर है वो पेरिस एग्रीमेंट है ना। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट 2020 से लागू हो चुका था, है ना। फिर इसमें कई सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट, कोप की जो ये मीटिंग है वो इन्वायरमेंट को या फिर बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर काम करती है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो हाँ ये वाला अच्छा है। 10 साल हो गए जन सुरक्षा स्कीम के। जन सुरक्षा स्कीम के अंदर 3 स्कीम आती है और उन 3 स्कीम के तहत इनको लॉन्च हुए 10 साल हो गए। ठीक है, 9 मई 2025 को जन सुरक्षा स्कीम के 10 साल हो गए। तो आपके यहाँ पेपर में क्वेश्चन आ सकता है जन सुरक्षा स्कीम के अंदर कौन कौन सी स्कीम आती है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। ये 3 स्कीम इसके अंदर आती है जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, मई 9 2015 को, और मई 9 2025 में इसको 10 साल पूरा हो गए। इसे जन सुरक्षा स्कीम भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2.6 करोड़ लोग, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 51 करोड़ लोग, और अटल पेंशन योजना में 7.6 करोड़ लोग इनरोल हो चुके हैं, जो कि बहुत अपने आप में एक बोल सकते हैं रिकॉर्ड है। तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक, चलो फिर आते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है इसकी फाउंडेशन स्टोन अभी मोदी जी ने डाली है, केन बेतवा रिवर, है ना। केन और बेतवा ये दोनों जो रिवर है ये आपकी एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, यमुना की और चंबल की, है ना, बोल सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, और खुजारो MP में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग रिवर के लिए 45,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, और ये इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा कहाँ पर? MP और UP के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जो फार्मर्स जहाँ पर बहुत परेशान हैं, पानी की कमियां हैं, उनको पूरा करेगा। ठीक है, ठीक, इसके अलावा दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, है ना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज भी देगा इन रीजन के लोगों को, और एनर्जी जनरेशन भी कराएगा, हाइड्रो पावर एनर्जी जनरेशन 100 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी। ठीक है, केन बेतवा की अगर हम बात करें तो केन बेतवा लिंक कैनाल भी इसमें बनाई जाएगी जो 221 किलोमीटर लंबी होगी, है ना, और 2 किलोमीटर की इसमें टनल भी होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट 1980 में शुरू हुआ था, इसका ही एक एक्सपेंडेड वर्जन है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। NFSU एंड CFSL कैंपस इन रायपुर छत्तीसगढ़। देखो अगर हम बात करें तो 2 कैंपस बनाए गए, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, है ना, एंड सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के कैंपस कहाँ पर स्टैब्लिश हो रहे हैं? रायपुर छत्तीसगढ़ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पर स्टैब्लिश किए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में। इसके लिए 145 करोड़ और 123 करोड़ टोटल 268 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। ठीक है, और इस तरह के कैंपस ऑल ओवर इंडिया स्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, since the establishment of NFSU 16 campus has been initiated very short time, 7 out of which are operation and 9 approved with 10 additional campuses proposed।
तो अभी रिसेंटली कहाँ पे ये बन रहा है, ये आपका बन रहा है रायपुर छत्तीसगढ़ में, इसे याद रखिएगा। फॉरेंसिक साइंस को लेकर काफी ज्यादा गवर्नमेंट तेजी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, वेव सबमिट कहाँ हुई ये पूछा जा सकता है, और ये किससे रिलेट करती है ये पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा ऑरेंज इकोनॉमी किससे संबंधित है, ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमी को बोलते हैं क्रिएटर इकोनॉमिक्स, है ना। और मोदी जी ने इस समिट को इनॉर्गेट किया कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। अगर हम वेव की बात करते हैं तो वेव का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है। ये बेसिकली बोल सकते हैं टीवी एंड बोलते हैं क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए है ना। वेब बाजार वॉज इंट्रोड्यूस एज अ ग्लोबल ई मार्केट फॉर इंडियन कंटेंट क्रिएटर, है ना। इट एम टू कनेक्ट इंडियन टैलेंट विद द इंटरनेशनल मार्केट्स। इंडिया में जो मूवीज बन रही हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, उसको इंटरनेशनल मार्केट में आगे ले जाना ही इसका मेन फोकस है। ऑरेंज इकोनॉमी यहाँ पर बात हो रही है। अहेड ऑफ द स्कीम इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस 1 बिलियन फंड टू एक्सेलरेट द क्रिएटर इकोनॉमी, है ना। 1 बिलियन फंड गवर्नमेंट ने दिया है। अभी तक क्या था, अभी तक लोग अपने तरीके से अपने फंड से इसको करते, तब गवर्नमेंट भी इसमें फंडिंग करने लगी है, तो ये बहुत बढ़िया चीज हो गई है, ठीक है। और ये सब किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंदर ये सब आएगा, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर इनोवेशन, रेगुलेशन और इन्वेस्टमेंट को मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में प्रमोट किया जाएगा। और इसकी जो टैगलाइन है वो है कनेक्टिंग क्रिएटर कनेक्टिंग कंट्रीज, है ना, याद रखिएगा। और ऑरेंज इकोनॉमी को याद रखिएगा, ऑरेंज इकोनॉमी किससे संबंधित है, क्रिएटर इकोनॉमी को ही ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीएस और एनडीए वाले इसको ध्यान रखें, है ना। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो मीजल्स बीमारी की अगर हम बच्चों बात करते हैं तो मीजल्स बीमारी होती क्या है, ये एक वायरस बॉर्न डिजीज है ना। मीजल्स पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मीजल्स की अगर हम बात करें तो मीजल्स एक वायरस बॉर्न डिजीज है, और इसके वायरस का नाम है रुबेला। क्या नाम है बेटा इसका, वायरस का नाम रुबेला, है ना। और इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं खसरा, क्या बोल देते हैं, खसरा, है ना। इसमें क्या होता है, आपको स्किन में दिक्कत आती है, स्किन पर दाने निकलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। मीजल्स एक वायरस बॉर्न डिजीज है और कॉन्टैक्ट से और ड्रॉपलेट से बहुत तेजी से फैलती है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भैया भारत ने इसको 2026 तक एलिमिनेट करने का टारगेट ले लिया है, ठीक है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की बहुत चांसेस है। 2 साल में एक बार, वंस इन ट्वाइस एन ईयर ये पब्लिश होती है। 1987 से पब्लिश हो रही है। ये जो रिपोर्ट आई है 2023 की रिपोर्ट है, जो कि 2024 के लास्ट में पब्लिश हुई थी, दिसंबर में, जनवरी में आ गई, है ना। इसको कौन पब्लिश करता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। कौन करता है बेटा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, है ना। किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर ये रिलीज होती है। और इसके जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं इसको देख लेते हैं। देखो इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है, इसमें जो आपको याद रखना है वो ध्यान रखिए, ठीक है। इंडिया में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया 25.17% है, ये नया डेटा आ गया है, इसे याद रखिएगा। जिसमें से फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है, 21.76% है, ठीक है, ठीक। और ट्री कवर एरिया कितना है, 3.41% है। तो टोटल मिला के 25.17% है, इसे ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बी ऑब्जर्व इन छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर कहाँ पे इंक्रीज किया है, छत्तीसगढ़, उसके बाद यूपी, इन 2 जगह पे सबसे ज्यादा इंक्रीज किया है। फिर राजस्थान है, फिर सॉरी उड़ीसा है, फिर राजस्थान है। तो ये ऑर्डर को याद रखिएगा। सबसे ज्यादा, वैसे सबसे ज्यादा वाला पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, ठीक है। फॉरेस्ट कवर के मामले में टॉप 3 स्टेट एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है ना। एरिया वाइज मतलब सबसे ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट रीजन कहां पर है, एमपी में, ठीक है। और टॉप 3 स्टेट परसेंटेज वाइज है लक्षद्वीप। स्टेट्स क्या बोल सकते हैं, स्टेट्स एंड यूटीज बोल सकते हैं। तो लक्षद्वीप यूटी है, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार। तो स्टेट के मामले में स्टेट तो मिजोरम है, यूटी के मामले में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में 91.33% फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और मिजोरम में 85.34 और अंडमान निकोबार में 81.62। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। अब पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा तेजी से फॉरेस्ट कहां पे डिक्रीज हुए, इंक्रीज तो हमने देख लिया भैया छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा तेजी से डिक्रीज कहां हुआ बेटा, एमपी में, है ना। अब देखो लगेगा कि भैया सबसे ज्यादा फॉरेस्ट तो एमपी में, तो एमपी आंसर हो नहीं सकता, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है।
उसके बाद कर्नाटका में, ठीक, इसे याद रखिए। फिर नागालैंड में, टॉप 3 लद्दाख और नागालैंड, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, मैक्सिमम ट्री कवर एरिया कहां पर है? महाराष्ट्र में। ट्री कवर एरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा कहां पे बेटा? महाराष्ट्र में। तो ये डेटा है कुछ, इनको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। इनको याद रखने की आपको बहुत जरूरत है, जितना आप इनको याद रखोगे आपका उतना चीजें एकदम क्लियर रहेंगी, ठीक है। चलो फिर आते हैं नेशनल वाटर अवार्ड्स। नेशनल वाटर अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल वाटर अवार्ड का ये कौन सा एडिशन है? 5th एडिशन है, ठीक है। और इसको हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया है दिल्ली में, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो मिनिस्टर हैं CR पाटिल ने इनकी लिस्ट अनाउंस की है। और इसमें बेस्ट स्टेट रहा उड़ीसा। कौन सा स्टेट रहा? उड़ीसा। 2nd प्लेस पर रहा यूपी, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो बांदा, याद रखिएगा, नॉर्थ जोन में। तो ये याद रखिएगा, ये अवार्ड दिए जाते हैं अलग अलग लेवल पर, अलग अलग जगह पर, तो इसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेशनल वाटर अवार्ड किस स्टेट को मिला? उड़ीसा, ये याद रखिएगा। हाँ भाई, ये देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। इंदौर, इंदौर बिकम द फर्स्ट बेगर फ्री सिटी ऑफ द इंडिया, है ना। भारत की पहली भिखारी मुक्त शहर कौन सा है? इंदौर, ठीक है। इंदौर MP मई हैज बीन डिक्लेयर इंडियाज फर्स्ट बेगर फ्री सिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, ठीक है। भिक्षावृत्ति मुक्त भारत, है ना, बेगिंग फ्री इंडिया के नाम से इसको फेमस किया गया है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। और एक स्कीम चली थी, कंप्रहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर द पर्सन इंगेज इन एक्ट ऑफ बेगिंग, है ना, विच फॉल अंडर द स्माइल स्कीम। एक स्माइल स्कीम चलती थी, उसके अंदर बेगर्स को कम करने के लिए, भिखारियों की संख्या को कम करने के लिए और उनको शेल्टर देने के लिए स्कीम चलाई गई थी। और इंडिया का पहला भिखारी मुक्त या बेगर फ्री शहर कौन सा है? इंदौर, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, सीधे याद रखिए। संजोग, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, संजोग स्कीम किससे रिलेटेड है? तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, संजोग किसने स्टार्ट की? उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। और अर्बन पुअर को क्या करने के लिए? उनको फैसिलिटेट करने के लिए दिया गया है, याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिसेंटली इस स्कीम को लॉन्च किया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आता है हाँ, त्रिभुवन शक्ति यूनिवर्सिटी, है ना। त्रिभुवन शक्ति यूनिवर्सिटी हाल फिलहाल में त्रिभुवन शक्ति यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया और भारत की पहली नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनी है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। आपने अमूल का नाम सुना होगा, ये अमूल की ही एक यूनिट है ना, अमूल की, है ना। तो इसे याद रखिएगा। अमूल यूनिवर्सिटी नेम ऑफ द अमूल फाउंडर त्रिभुवन काशीभाई पटेल। अमूल के जो फाउंडर है वो है त्रिभुवन काशीभाई पटेल, उनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा है। अमूल के कैंपस के अंदर ही ये यूनिवर्सिटी है। और अमूल को शुरू करने वाले एक दूसरे व्यक्ति थे, वर्गीस कुरियन, उनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत की पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कौन सी है? त्रिभुवन शक्ति सहकारी यूनिवर्सिटी। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी भारत की पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है, इसे याद रखिएगा। फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, ठीक है, टू एडवांस द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में ट्रेनिंग्स को और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने आप में पहली यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। गुजरात में खुली, कहां पर? गुजरात में, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। समृद्धि प्रोग्राम, समृद्धि प्रोग्राम क्या है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा, समृद्धि प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो समृद्धि प्रोग्राम जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ठीक है। इस अगर हम इसकी बात करें तो इसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप एक्सेलरेशन ऑफ मैथी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, है ना। इन शॉर्ट इसे हम बोलते हैं समृद्धि, ठीक है। इट इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ माइती ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, फॉर स्टार्टअप एक्सेलरेशन, है ना। स्टार्टअप से रिलेटेड है, इसे याद रखिएगा। स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए ये समृद्धि प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। तो समृद्धि प्रोग्राम किससे संबंधित है भैया? स्टार्टअप एक्सेलरेशन से। और इसमें आमतौर पे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनको इसमें जोड़ा गया है, इसे याद रखिएगा, ठीक है।
टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादातर फोकस है। हाँ भैया, इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर कहाँ पे ओपन हुआ? सिक्किम में। सिंपल सी न्यूज है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसको नाबार्ड ने इसका एक मेन बोल सकते हैं स्पॉन्सर रहा। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। भारत पोल पोर्टल है ना, भारत पोल पोर्टल जो है ये किसने डेवलप किया? तो याद रखिएगा अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल किया है। ये भारत पोल पोर्टल को इनॉर्गेट किया है और ये सीबीआई पूरा रन करता है। भारत पोर्टल किससे संबंधित है? सीबीआई से। ठीक है, सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और इसमें क्या है कि इंटरपोल थ्रू भारत पोल एवरी एजेंसी एंड पुलिस फोर्स इन इंडिया विल आल्सो एबल टू सीमलेसली कनेक्ट विद इंटरपोल देयर बाय एक्सपेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। तो भैया आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना है, तो इंटरपोल से कनेक्ट करने के लिए भारत पोल की स्टार्टिंग की गई है ना। इंटरनेशनल पुलिस होता है तो भारत पुलिस को कनेक्ट कर दिया गया है ना, पोल मतलब पुलिस। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो कुछ न्यूज है छोटी छोटी जो आपको याद रखनी है। मिनी रत्न स्टेटस है ना भैया, भारत में 3 कंपनीज को मिनी रत्न स्टेटस दे दिया गया है ना। वो है मिनियस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, इंडियन ओपल लिमिटेड, याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। फिर निवेशक शिविर लॉन्च किया गया है। कॉर्पोरेट अफेयर ने सेबी के साथ मिलकर निवेशक शिविर को ऑर्गेनाइज किया है। कहां पर? पुणे में। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखिएगा, कभी कदा इससे क्वेश्चन बन जाता है। शक्ति पॉलिसी, शक्ति पॉलिसी जो है वो बेसिकली कोयले से रिलेटेड है, याद रखिएगा, कोल। ठीक है, शक्ति पॉलिसी इज रिलेटेड टू कोल है ना। द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ऑन May 7, 2025 अप्रूव द रिवाइज शक्ति पॉलिसी स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। कोयले का आवंटन भारत में बराबर से हो, इसके लिए शक्ति पॉलिसी को शुरू किया है। ठीक है, इसे रिवाइज किया है, 2017 में इंट्रोड्यूस हुई थी, इसको रिवाइज फिर से किया गया है 25 में, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, शक्ति पॉलिसी किससे रिलेटेड है? रिसोर्सेज एलोकेशन से, बेसिकली कोयले से। स्वावलंबी स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने, ठीक है, स्वावलंबी स्कीम कहां पे लॉन्च की है? ठीक है, नीति आयोग की मदद से। कहां पे? असम, मेघालय और मिजोरम में। ठीक है, तो नीति आयोग की मदद से स्वावलंबी स्कीम कहां पे लॉन्च की गई है? असम, मेघालय और मिजोरम में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वावलंबनी is a women entrepreneurship program to aim to empower female in Northeast higher education institute with an entrepreneurial mindset and resource and mentorship for the business success। तो भैया ये स्कीम स्वावलंबनी स्कीम जो है ये नॉर्थ ईस्ट के महिलाओं के लिए है और इसकी स्टार्टिंग अभी 3 स्टेट में की गई है। कहां पर? असम, मेघालय और मिजोरम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से मार्क कर लो, याद कर सकते हो आप इसे। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। भीम 3.0 बेसिकली ऑनलाइन पेमेंट के लिए भीम ऐप होती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है ना जो होता है ऑफ इंडिया, उसको एनपीसीआई बोलते हैं। और इसने क्या किया है? इसने जो भीम 3.0 लॉन्च कर दिया ऐप को। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट यहाँ पर है, 15+ भाषाओं में आप इसमें क्या कर सकते हो? ट्रांजेक्शन कर सकते हो, है ना। ये ऐप 15+ भाषा में है, ये इसकी नई खास बात है 3.0 की। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप है ना, टाटा स्टील ने भारत का पहला ट्रांसपोर्टेशन पाइप सपोर्टिंग क्लीन एनर्जी गोल को करेगा, तो इसे याद रखिएगा। न्यूली डेवलप एपीआई X65 पाइप प्रोसेस बाय कोहपली यूजिंग कालीनगर स्टील इन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट इंडियन नेशनल हाइड्रोजन मिशन, है ना। तो भैया देखो भारत का हाइड्रोजन मिशन जो है उसमें अब धीरे धीरे भारत आगे बढ़ रहा है और टाटा कंपनी इसमें इसकी मदद कर रही है। तो याद रखिए कि पाइप वगैरह डेवलप करने के लिए कौन सी कंपनी है? टाटा स्टील। ठीक है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? निजामाबाद, तेलंगाना में। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड को लॉन्च कर दिया है न्यू दिल्ली में, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? निजामाबाद, तेलंगाना। इसका मेन पर्पस क्या है? टू एस्टैब्लिश टू प्रमोट टर्मरिक कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग मार्केट, बूस्टिंग फार्मर इनकम। फार्मर की इनकम्स को बूस्ट करने के लिए शुरू किया जा रहा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? निजामाबाद, तेलंगाना। ठीक है, जलवाहक
गवर्नमेंट ने जलवाहक नाम का एक बोल सकते हैं पॉलिसी, कार्गो प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च की है। तो जलवाहक क्या है? जलवाहक जो है एक मेजर कार्गो प्रमोशन पॉलिसी है, इसे याद रखिएगा। ठीक, इसमें क्या है, जितने भी वाटरवेज है कनेक्ट करने की, उनसे संबंधित ये पॉलिसी है ना। इंडिया में दो वाटरवे बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 और नेशनल वाटरवे 16, है ना। ये तीन वाटरवेज याद रखिएगा। नेशनल वाटरवे 1 जो है वो गंगा नदी पर है, भारत का सबसे बड़ा वाटरवे। नेशनल वाटरवे 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और नेशनल वाटरवे नंबर 16 जो कि बराक नदी नॉर्थ ईस्ट में है। तो 2 और 16 ये नॉर्थ ईस्ट में, से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। विरासत, विरासत क्या है भैया? विरासत सेलिब्रेटिंग हैंड वोवन साड़ीज इन इंडिया, है ना। विरासत साड़ी फेस्टिवल है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसे इनॉर्गेट किया है। और ये विरासत फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ? न्यू दिल्ली में शुरू हुआ, इसे याद रखिएगा। ठीक है, मेगा इवेंट विरासत, माई साड़ी माई प्राइड साड़ी फेस्टिवल। विरासत एक साड़ी फेस्टिवल है जो न्यू दिल्ली में इनॉर्गेट हुआ, इसकी स्टार्टिंग हुई, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसकी रिपोर्ट आई है, जिसमें टॉप इकोनॉमिक फ्री कंट्री हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड है, इसे याद रखिएगा। तो इसी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड जो है, ये सबसे फ्री इकोनॉमिक फ्री कंपनी का, सॉरी, देश कौन सा है? हांगकांग, है ना। इकोनॉमिकल फ्री कंट्रीज की बेटा अगर हम बात करते हैं तो हांगकांग इसमें आपका नंबर 1 पे है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट दुनिया में कौन सी बन गई है? इंडिया। ठीक है, इसे याद रखिएगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन मार्केट जो है वॉल्यूम वाइज, कौन है? भारत है। ठीक है, 4 नवरत्न कंपनीज, है ना। तो 4 नई नवरत्न कंपनीज हमारे पास मिल गई हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखिए। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सतलज जल विद्युत निगम और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, इनको मिल गया है क्या? नवरत्न कंपनी। और अब भारत में कुल मिलाकर नवरत्न कंपनियां कितनी होंगी बेटा? 25 हो गई हैं, इनको याद रखिएगा। भारत में अब नवरत्न कंपनियों का नंबर कितना हो गया? 25। ठीक है, ग्लोबल बायो इंडिया का चौथा एडिशन जो हुआ वो कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब इंटरनेशनल अफेयर्स की बात आते हैं तो नाटो की समिट कहाँ हुई? नाटो की समिट नीदरलैंड हेग में हुई। नाटो को तो आप लोग जानते ही हैं, नाटो का मेंबर हर कोई नहीं बन सकता है ना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म है, इसे याद रखिएगा, है ना। तो नाटो का नई नेक्स्ट समिट कहाँ होगी? टर्की में होगी 2026 में, ये याद रखिएगा। बाकी इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाटो की समिट कहाँ हुई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और नाटो वैसे न्यूज़ में क्यों आया है? इसी वजह से आया है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर के चलते, है ना। चलो, एससीओ डिफेंस मिनिस्टर समिट कहाँ हुई? तो ये हुई चाइना में। एससीओ डिफेंस मिनिस्टर समिट बेटा जो हुई, एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो डिफेंस मिनिस्टर्स की समिट हुई है वो कहाँ हुई है? वो हुई है चाइना में, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलो, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लोग ध्यान नहीं देते, अक्सर पूछ लिया जाता है। यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस नीस फ्रांस में हेल्ड हुई, है ना। ये इसका तीसरा एडिशन था, तो यूएनओसी थर्ड लग दिया गया, है ना। और अगर बात करें तो इसका जो मोटो था, अवर ओशियन अवर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन। ठीक है, और ये सस्टेनेबल गोल नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर को फोकस करके बनाया गया है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये समिट कहाँ हुई? नीस फ्रांस में, भूलिएगा नहीं। ये तो आप लोग को मैं कई बार बता चुका हूँ। G7 की 51 समिट कहाँ हुई? में हुई अल्बर्टा कनाडा में हुई। ठीक है, मोदी जी गए, G7 के मेंबर इंडिया नहीं है फिर भी भारत गया, है ना। और G7 के जितने भी देश हैं उनके नाम तो आपको याद ही है, मैंने आपको बताया ही है। जूस विद GF, है ना, ये वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, जे से जापान, है ना, US, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस,
ये याद रखिएगा, ठीक है। ये दूसरी G7 समिट है जो कहाँ हुई, कनाडा में हुई। और 28 जी समिट है ना, G8 समिट पहले कहलाती थी, ठीक है। और रशिया ने इसको छोड़ दिया तो ये G7 हो गया, ठीक है। इसे याद रखिएगा। मोदी जी गए थे कनाडा के नए जो बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के बुलाने पर गए थे। मार्क कार्नी वॉज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ठीक है। चलिए ये तो बात ध्यान रखिएगा। इंडिया इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ IIAS, है ना। तो भैया भारत प्रेसिडेंट बन गया कहाँ का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का इस प्रेसिडेंट बन गया है। कौन से टेन्योर के लिए, 25 से 28, मतलब 3 साल के लिए हो गया है। और ब्रसल में इसको इलेक्ट किया गया, मीटिंग हुई ब्रसल में, और ब्रसल में भारत को इसमें इलेक्ट किया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। 3 साल के लिए, तो ईयर याद रखिएगा, ठीक है। अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बन गया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए मेंबर में कौन आ गया भैया, अल्जीरिया आ गया। इसे याद रखिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया, न्यू डेवलपमेंट बैंक किससे संबंधित है, ब्रिक्स से संबंधित है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई में, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर कौन बन गया, अल्जीरिया, ठीक है। चलो बिम्स्टेक समिट की बेटा अगर हम बात करते हैं, 6 बिम्स्टेक समिट जो है ये बैंकॉक थाईलैंड में हुई। कहाँ हुई, बैंकॉक थाईलैंड में हुई। इसे ध्यान रखिएगा। बिम्स्टेक नेशन में 7 मेंबर्स आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इसे याद रखिएगा। और फर्स्ट बिम्स्टेक गेम कब होने वाले हैं, 2027 में, ठीक है। तो बिम्स्टेक गेम्स कब से हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, 2027 से। इन्हीं देशों के मेंबर्स नेशंस के ही जितने भी एथलीट्स हैं वो आपस में से खेलेंगे। इसे याद रखिएगा। बिम्स्टेक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये डिक्लेरेशन हुई है, बैंकॉक डिक्लेरेशन, इसे ध्यान रखिएगा आप। बैंकॉक डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के तरफ से मोदी जी यहाँ पे गए थे और मोदी जी ने जाकर यहाँ पर बहुत सारी बातें करी हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, तो सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। जो चीज़ें मैंने बता दी है मेंबर से याद रखिएगा। बिम्स्टेक गेम और बैंकॉक डिक्लेरेशन, और ये कहाँ पर हुआ, बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ठीक है। ये फुल फॉर्म ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 21 आसियान इंडिया समिट और 19 ईस्ट एशिया समिट एक ही जगह पे हुई, ठीक है। वो कहाँ पर हुई, ठीक है। तो इन वेंटियाना लाओ PDR, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। ये समिट कहाँ हुई, वेंटियाना लाओ PDR में हुई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 21वीं आसियान समिट और 19वीं ईस्ट एशिया समिट एक साथ हुई, ठीक है। इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, इसे याद रखिएगा। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, तो इसको हम आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो चीज आपको याद रखनी है वो कहां पर हुई, वेन TNA लाओ PDR में ये सबमिट हुई, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। ये जो साल योगा मनाया गया वो कौन सा एडिशन था, 11वां एडिशन था, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2021। और इसकी थीम याद रखिएगा, थीम आपके पेपर में आ सकती है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। और पूरी दुनिया में लोग योगा मनाते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में इवेंट है, ठीक है। 21 जून को हर साल हम योगा डे मनाते हैं, ठीक है। चलिए द फॉल ऑफ बशर अल सईद इन सीरिया, ठीक है। तो भैया सीरिया के जो प्रेसिडेंट है उनके 24 साल का रूल समाप्त हो गया है ना। और हयात ताहिर अल शम नाम का एक ग्रुप है डेमेस्कस का, उसने इनके 50 साल से इनकी फैमिली की जो डोमिनेंस है उसको यहाँ पर खत्म कर दिया है। द सीरियन सिविल वॉर विच बिगेन इन 2011 amid Arab Spring protests spiraled into a brutal multi-sided conflict involving Assad region, rebel group and extremists like ISIS and foreign powers। तो भैया
यहाँ पर बशर अल असद का जो रूल था सीरिया में यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इनकी फैमिली की जो लेगेसी थी 50 साल से भी ज़्यादा की, वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो सीरिया में तख्ता पलट हो गया। हयात ताहिर अल शम नाम का एक ग्रुप है, उसने क्या किया, इनके सारे के सारे चीज़ों को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। हाँ भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया? जापान ने। ठीक है, जापान ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन बनाया है, याद रखिएगा। और 6 घंटे के अंदर इन्होंने वुडन स्ट्रक्चर का स्टेशन जो 1948 में बना था उसको रिप्लेस करके एक 3D प्रिंटेड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ बना? जापान। याला ग्लेशियर, हाल फिलहाल में याला ग्लेशियर डेड घोषित कर दिया गया है। ये ग्लेशियर कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, और ये डेड क्यों घोषित कर दिया? क्योंकि 66% ऑफ इस मास खत्म हो चुका है। 784 मीटर ये रिट्रीट करके छोटा हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है? ग्लेशियर है। अ मेमोरियल सेरेमनी इन लांगटांग मार्केट is at Asia's first glacier to receive the plague highlight impact rising carbon dioxide level, climate change and Himalayan water security। तो बेटा इसको अवेयर करने के लिए यहाँ पर इन्होंने इसकी मौत का मतलब मातम भी मनाया। मतलब ग्लेशियर के मर जाने पर बहुत दुख के साथ लोग या मार्केट में इसको मातम मना रहे थे। बोल सकते थे कि ये लोगों को अवेयर करने का एक तरीका है, क्योंकि ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्लोबल वार्मिंग और इन सारे जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं इनको टैकल करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। याला ग्लेशियर किस देश से संबंधित है? नेपाल से। डेनमार्क लॉन्च फर्स्ट कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट, है ना। तो भैया दुनिया का पहला ई मेथनॉल प्लांट किसने? डेनमार्क ने ओपन कर दिया है, कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट इन कासो। ठीक है, इसे याद रखिएगा। बाकी इसके बारे में और कुछ जानने वाली चीज नहीं है, बस इतना ही जानना था। ठीक, अंकोर वाट। अंकोर वाट दुनिया का 8वां अजूबा है। वह एशियाज मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट, है ना। याद रखिएगा, अंकोर वाट हैज बीन नेम्ड द मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया बाय टाइम्स टेबल, रिकॉग्नाइज्ड फॉर स्टनिंग आर्किटेक्चर एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, है ना। ये कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर जो है हुन मानेट ने इस चीज को अनाउंस किया। याद रखिएगा, ये जो अंकोर वाट है ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि कंबोडिया में है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये दुनिया का 8वां अजूबा भी घोषित किया गया है। ठीक है, यूनेस्को की जो बाकी साइट्स हैं, ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एंशिएंट सिटी ऑफ बंगन, ठीक है, तो ये सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा फोटोजेनिक हो गया है, इसे याद रखिएगा। अंकोर वाट जो है इन बहुत तेजी से इसमें टूरिज्म बूस्ट कर रहा है, और क्योंकि इसकी अपनी एक खुद की बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसमें इंडिया का भी काफ़ी योगदान है, इसे याद रखिएगा। अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि शैव रिलीजन से रिलेटेड है, लेकिन आज के टाइम में ये बौद्ध रिलीजन से भी रिलेट करता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और बहुत ही भव्य मंदिर है। अगर आप इसे देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा अंकोर वाट के बारे में, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। इंडिया एड टू सियरा लियोन, है ना। सियरा लियोन जो है ये अफ्रीका का एक देश है और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया इसको फंड दे रहा है, ठीक है, और यहाँ के लोगों की मदद कर रहा है। तो हाल फिलहाल में अफ्रीका के किस देश की भारत मदद कर रहा है? सियरा लियोन। और यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। बैन ऑन ट्रांस वुमेन फॉर वुमेन स्पोर्ट, है ना। तो भैया ट्रम्प ने अपने प्रेसिडेंट मतलब ओथ लेते ही प्रेसिडेंट की सबसे पहला काम क्या किया? बैन ऑफ ट्रांस वुमेन्स इन वुमेन स्पोर्ट, ठीक है, कीप मेन आउट ऑफ द वुमेन स्पोर्ट, ये इन्होंने बोला। और ट्रांस वुमेन्स को स्पोर्ट से बैन कर दिया गया है, वुमेन स्पोर्ट से, ठीक है। चलिए, अर्जेंटीना ने डब्ल्यूएचओ से विड्रॉल कर लिया है। तो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉल करने वाला देश कौन सा है बेटा? अर्जेंटीना है, इसे याद रखिएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग रन अराउंड, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग कौन सा? A23A, ठीक है, कहां पर? साउथ जॉर्जिया आइलैंड, साउथ अटलांटिक ओशन में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये फ्लोट करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो इसे याद रखिएगा, ये फ्लोट करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो बेटा ये हो गया आपकी क्या? ये हो गए आपके टॉप
जितने भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ थी हमने इन शॉर्ट इसको कवर किया है। और इसके एमसीक्यूज तो मैं आपको पहले भी प्रैक्टिस कराता था, अभी और भी प्रैक्टिस कराऊंगा। इसको अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना देते, थैंक यू सो मच।